Hey everyone, welcome back to on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So guys, this is our part 7 of HRM unit. इससे पहले हमने पार्ट 6 कवर कर लिए हैं और आज के हमारे यूनिट का टॉपिक जो ऑनगोइंग चल रहा है दैट इज आवर रिक्रूटमेंट. तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. बट उससे पहले गाइस बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको पॉइंट बताना है, प्लीज ध्यान से सुनना. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट, वो क्या है, जॉब एनालिसिस के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवेल्युएशन के बारे में. तो ये पहले क्यों, आप बोलोगे मैम ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बीच में आपने तो बोला रिक्रूटमेंट का टॉपिक है. तो इसके पीछे एक रीजन है, वो ध्यान से सुनिए किस लिए हम इसको अभी डिस्कस करना जरूरी है. देखिए क्या है, आपको अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक कवर किया वो हमारा क्या था, एचआरपी का टॉपिक, राइट. जहां पर हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में देखा कि यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्यूचर की एचआर डिमांड को पहले से फोरकास्ट किया जाता है. अब फोरकास्ट के बाद में जो प्रोसेस की जाती है दैट इज जॉब एनालिसिस. रिक्रूटमेंट से पहले जॉब एनालिसिस की जाती है. क्यों, देखो अब आपने ये तो देख लिया एचआर मैनेजर ने कि फ्यूचर में इतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट जब तक ये नहीं पता होगा कि किस जॉब के लिए किस स्किल्स वाले पर्सन्स की किस पोजीशन पर क्या वर्क उनको करना होगा, क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी एबिलिटी स्किल्स, जब तक ये नहीं पता होगा तो तब तक क्या आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना. क्योंकि रिक्रूटमेंट की कोई प्रोसेस के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि जो पर्सन आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट, क्या होनी चाहिए, उसकी किस जॉब पर हमें उसे लगाना है, एक्चुअल में हमें उसके अंदर क्या स्किल्स को देखना है. तो वो हमें कैसे पता लगेगा, जॉब एनालिसिस से. तो जॉब एनालिसिस क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज, responsibilities, skills, abilities and work environment of a specific job. यहाँ पर क्या किया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, स्किल्स, एबिलिटी, इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है और किसी भी जिस जॉब पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसके वर्क एनवायरनमेंट को चेक किया जाता है, जिससे कि पता लग सके कि कैसा पर्सन हमें चाहिए. ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो पूरी जॉब का जो है एक डिटेल्ड एनालाइज करना जॉब एनालिसिस कहलाता है. पूरी जॉब के बारे में पूरा उसका ब्यौरा निकालना आपका क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस कहलाता है. तो जॉब एनालिसिस में ये देखा जाता है कि व्हाट इज जॉब डिमांड, एक्चुअल में जॉब की डिमांड क्या है, कि जो जॉब हम दे रहे हैं वहां पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और एक्चुअल में एक एम्प्लॉय के पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. इन दोनों को मिलाकर आपकी बनती है जॉब एनालिसिस. तो आप यहाँ पर जो मैंने बोला कि एक जॉब की डिमांड क्या है, तो जॉब की डिमांड आती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट. और जो मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय में क्या होनी चाहिए, ये आती है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट. तो इसका मतलब जॉब एनालिसिस जो है उसके अंदर क्या आता है, आपका जॉब को डिस्क्राइब करना, जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है जॉब स्पेसिफिकेशन. ये भी अभी हम पढ़ेंगे. तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है जॉब को एनालाइज करने का, इसका पर्पस होता है एस्टैब्लिश एंड डॉक्यूमेंट द जॉब रिलेटेडनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर सच एज सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये जो भी हमें फर्दर प्रोसेस करनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइक आप सिलेक्शन करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनके कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, उन सब के लिए जो है डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश करना, ये इसका पर्पस होता है उन सब के. क्योंकि जब तक जॉब एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप आगे की कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए जॉब को एनालाइज करना मस्ट होता है. ठीक है, और जो ये इमीडिएट जो प्रोडक्ट निकलता है जॉब को एनालाइज करने से, वो क्या निकलता है, आपका जॉब को डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब को डिस्क्राइब करना, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब की स्पेसिफिकेशन करना. अब आप पूछोगे कि मैम ये दोनों टर्म्स क्या है,
इन दोनों टर्म्स को भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जॉब एनालिसिस समझ में आया, जिसके अंदर हम पूरी जॉब को एनालाइज करेंगे कि क्या जॉब है, कहाँ काम करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस पर्सन ने काम करना है उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए जॉब की। तो ये सब जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। और जॉब को एनालिसिस के लिए जब हम करते हैं, जॉब को एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स यहाँ पर आपको गिवन है। वो क्या है देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हो, जॉब की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी की सारी, मतलब जॉब के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। फिर आप उसके अंदर जो है ये चेक करते हो कि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार जॉब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली ना, तो उसके बेस पर ही आपने फर्दर रिक्रूटमेंट करनी है। तो अगर जॉब के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अगर वही गलत होगी, तो आप गलत पर्सन को अपॉइंट कर लोगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, जनरेट करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन को। क्योंकि अब आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उसी के बेस पर आप पूरी जॉब को डिस्क्राइब करोगे, जॉब के बारे में बताओगे कि ऐसी जॉब है, ऐसा काम करना होगा, यहाँ पर काम करना होगा, इस लेवल पर काम करना होगा। और फिर उसके बेस पर आप क्या डिटरमाइन करोगे, स्किल्स क्या होगी, नॉलेज क्या होगी, जो कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरत होगी। तो ये सारी आपकी जॉब एनालिसिस को करने की एक प्रोसेस है, आप कह सकते हो। ठीक है, अब आती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपकी क्या आती है, जॉब को एनालाइज करना। कि आपने जॉब को एनालाइज किया, तो ये क्या है, ये वाइड वाइड कवरेज करता है, वाइड एरिया है, जिसके अंदर आपका क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। और इसी के अंदर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों को मिलाकर ही आपका बनता है जॉब को एनालाइज करना, मतलब जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसके बारे में, जॉब के रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, एंड पोजीशनिंग ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो जॉब है उसका क्या रोल रहने वाला है, किस रोल पर आप काम कर रहे हो। लाइक अब हम जब भी कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, पहले बताते हैं ना, सीए के लिए जॉब है या टीचर के लिए जॉब है। टीचर के लिए है तो प्राइमरी टीचर के लिए है, प्री प्राइमरी के लिए है, या हायर लेवल के लिए है। तो ये क्या है, आपको जॉब का रोल बताया जाता है ना, कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी। ऑब्वियस है, अगर आप एज अ मैनेजर ज्वाइन करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और आपकी जॉब पर पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वही कि आपकी प्री प्राइमरी टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, सीए हो, सीएस हो, वो या क्या है, आपकी पोजीशन क्या है जॉब की ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सारी डिस्क्राइब की जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वन मोर थिंग, ये किससे रिगार्डिंग होती है, ये आपकी जॉब के रिलेटेड होती है। इसका मतलब जॉब ओरिएंटेड। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी बताया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ जॉब के रिलेटेड होती है, ना कि एम्प्लॉयज के। मतलब यहाँ पर सिर्फ जॉब के बारे में बताएंगे कि जॉब की ये डिमांड है, जॉब के ऊपर ये आपको काम करना है, जॉब की ये लोकेशन यहाँ पर देखो दी हुई है, जॉब का टाइटल क्या रहेगा, जॉब की लोकेशन क्या होगी, आपकी समरी जॉब की, जॉब पर आपकी ड्यूटीज क्या क्या होगी, मशीन्स, मटेरियल, इक्विपमेंट क्या लगेंगे, प्रोसेस क्या है सुपरविजन की, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, हेल्थ हजार्ड क्या है। तो ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है, जहां पर सब कुछ बताया जाएगा कि जॉब आपने बेसिकली जॉब के रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, कि ताकि आप अवेयर हो जाओ, और अगर आपको लगे कि यस ये जॉब आप यहाँ करना पसंद करते हो, तो ही आप अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो 2 कॉलेजेस है यहाँ पर, ठीक है, नहीं 2 कॉलेजेस नहीं, सपोज करो मैंने किसी एक कॉलेज के अंदर अप्लाई किया। ओके, अब एक कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, मुझे जॉब के बारे में पहले बताया गया कि आपकी जो ये जॉब है ना, ये आपको कहाँ मिल रही है, गाजियाबाद में। ठीक है जी, मैंने देख लिया गाजियाबाद में ये जॉब है, जहां पर मुझे एज ए लेक्चरर रखा जाएगा। लेकिन वहां पर
ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम आएगी कि वहां पर आपको खुद से अरेंजमेंट करनी होगी, वहां कोई मेट्रो नहीं जाती, कोई वहां पर बसेस फैसिलिटी नहीं है, तो मतलब आपको खुद से जाना पड़ेगा, खुद से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ये क्या हुआ, उन्होंने जॉब को डिस्क्राइब किया ना कि जॉब आपकी ये जॉब आपकी इस लोकेशन में है, इस लोकेशन में आपके ये मतलब यहाँ पर आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मेरे आगे मैंने डिसाइड करना है क्या करना है। तो जॉब के बारे में उन्होंने क्या किया, सब डिस्क्राइब कर दिया मुझे कि इस लोकेशन पर है, ऐसे है और ये जॉब है आपको। अब आती है जॉब की स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से ही निकलता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जो कि कैंडिडेट की स्पेसिफिकेशन को फोकस करता है। हमने जॉब के बारे में तो बता दिया, अब ये यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय ओरिएंटेड, जिसको मैं जॉब होल्डर्स के रिलेटेड बोलूंगी, कि अब ये बताएगा जॉब के बाद में, अब ये बताएगा कि भी जो जॉब आप करने वाले हो ना, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या स्किल्स की जरूरत है, हमें क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। तो वो सारी चीजें आपकी आती है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसी कंपनी को सीए की पोस्ट के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो भी अप्लाई करेगा वो सीए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये क्या है, ये किसके ओरिएंटेड हुई, जॉब होल्डर के, मतलब जॉब होल्डर के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, तब भी वो इस जॉब में अप्लाई करे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है जॉब होल्डर की स्किल्स बताई कि जॉब होल्डर की ये स्किल्स होनी चाहिए, जो उसके पास ये रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशंस है, ये एबिलिटी है, तो वो यहाँ अप्लाई करेगा। तो ये किसके रिगार्डिंग होती है, आपकी जॉब होल्डर के रिगार्डिंग होती है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आपके जॉब के रिगार्डिंग होती है। तो अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना हर एक जॉब के अंदर, वो अलग अलग होती है। जैसे कि पहली आ गई फिजिकल स्पेसिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता है कि कुछ एक जॉब के अंदर फिजिकल क्वालिफिकेशंस मांगते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप आर्मी में पुलिस वाली जॉब में अप्लाई करोगे तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो पर्सन होगा ना वो फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, फॉरमोस्ट होती है ये। सेकंड, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, उन्होंने फिजिकल स्पेसिफिकेशन मांगी ना कि जो पर्सन यहाँ पर अप्लाई करे तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंटल स्पेसिफिकेशन, कि उसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए। फिर फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जैसे कि अब मान लो अगर आप कोई सेल्समैन की जॉब करते हो, तो वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो पर्सन है ना, जो सेल्समैन की जॉब करे, वो एक उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों को अट्रैक्ट कर सके, दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ये क्या है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, और ये किसके रिगार्डिंग है, आपके जॉब होल्डर के रिगार्डिंग है कि जॉब होल्डर में ये स्किल्स होनी चाहिए। फिर आती है इमोशनल स्पेसिफिकेशन। इमोशनल स्पेसिफिकेशन में लाइक आपका जो एम्प्लॉय है वो कितना इमोशनल है या नहीं है, मतलब वो दूसरों की, अपने कस्टमर की नीड्स को समझेगा या नहीं समझेगा। बिहेवियर स्पेसिफिकेशन, देन इसमें ये देखा जाता है उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी आपकी जो है कुछ एक इंफॉर्मेशन होती है हर एक जॉब के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखा जाता है कैंडिडेट का, उसका एक्सपीरियंस, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी करियर प्लानिंग, मतलब ये सारी चीजें जो है ये क्या है, चेक की जाती है एक एम्प्लॉइज के अंदर कि क्या उसकी कितनी क्वालिफिकेशंस है, कितनी स्किल्स है, और उसके बेस के ऊपर ही फिर उसको आगे फर्दर जो है अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें जॉब एनालिसिस के अंदर डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन का मिक्सचर आता है। और डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा जो कि किसको डिस्क्राइब करता है, पूरी जॉब को, किसके रिगार्डिंग है, ये जॉब के रिगार्डिंग। और यही चीजें गाइस आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बनकर आती है। उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू जॉब, और रीजनिंग में दे देंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू जॉब होल्डर। तो आपको पता है कि नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के रिगार्डिंग होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब होल्डर के रिगार्डिंग होती है। तो ऑब्वियस है कि फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस। इसके अंदर
अब एक टर्म आती है जॉब इवेल्युएशन। तो देखो अभी जो मैंने ये सारी चीजें बताई ये कौन करवाती है, ये करवाती है आपकी कंपनी। कौन करवाती है, आपकी कंपनी के बिहाफ पर होती है। लेकिन जॉब इवेल्युएशन जो आता है ये कौन करवाता है, ये करवाता है आपका एम्प्लॉय खुद से। ये कौन करता है, आपका एम्प्लॉय करता है खुद से। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक जॉब की वैल्यू को चेक किया जाता है कि जिस जॉब पर मुझे लगना है एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, मुझे कितना वर्थ मिलेगा उससे। तो ये चेक किया जाता है जॉब इवेल्युएशन। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय अपने आप को इवेल्युएट करता है कि मेरे पास जो स्किल्स है ना, मेरी जो क्वालिफिकेशंस है उसकी वैल्यू कितनी है, मुझे कंपनी कितना देगी, तो उसे जॉब इवेल्युएशन कहते हैं। अब यहाँ एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज मुझे 2 कॉलेजेस जो है वहां पर मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे एक कॉलेज वालों ने बोला कि भाई आपको ना हम लोग 30,000 दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ओके। अनदर जो कॉलेज वाला है उसने मुझे कहा कि आप एज अ लेक्चरर अगर यहाँ लगते हो तो हम आपको जो है 40,000 पे करेंगे। तो अब बताओ, मैंने अपनी वर्थ देखी ना, जॉब की वर्थ कहाँ ज्यादा है, ऑब्वियस है सेकंड कॉलेज में ज्यादा है। तो मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, मैं कहाँ ज्वाइनिंग करूंगी, मैं सेकंड कॉलेज में ज्वाइन करूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी जॉब की जो वर्थ है वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जॉब। तो इसे कहते हैं जॉब को इवेल्युएट करना, ठीक है। और ये किसने इवेल्युएट किया, ये मैंने खुद ने इवेल्युएट किया। तो आप इसी तरह और भी यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। लाइक अब मैं यहाँ ये भी देख सकती हूँ कि दोनों कॉलेजेस है। अब एक कॉलेज जो है वो बहुत दूर पड़ता है मेरे यहाँ से, कि मतलब रात को लेट आना, बहुत दूर भी पड़ता है और वो संडे को भी वर्क करवाते हैं। और वही सेकंड जॉब जो है वो क्या है, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं उस अकॉर्डिंग भी अपनी प्रेफरेंस दे सकती हूँ। तो ये किस पर बेस्ड होती है, ये एम्प्लॉइज पर बेस्ड होती है कि वो क्या, उनको कौन सा प्रेफरेबल लगता है। तो जॉब इवेल्युएशन क्या होती है, यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है रिलेटिव वैल्यू या वर्थ जो है जॉब की, किसके रिलेशन में, अदर जॉब्स के रिलेशन में। जैसे कि मैंने अभी 2 कॉलेजेस लिए, इसी तरह वहां पर भी इसमें क्या है कि 2 जॉब दी होगी, उनके कंपैरिजन में चेक किया जाएगा कि वैल्यू क्या बनती है जॉब की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनालाइज करना और डिटरमाइन करना कौन सी जॉब जो है वो कमांड करती है, कितना पे करेगी, मतलब हर एक जॉब कितना पे कर रही है, इस चीज को एनालाइज करना और डिटरमाइन करना आपका कहलाता है जॉब इवेल्युएशन। और जॉब इवेल्युएशन को करने के गाइस बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक जॉब ग्रेडिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रैंकिंग। ये सारे मेथड्स हम एक अलग चैप्टर इसका इन डिटेल आएगा आगे, उसमें हम ये सारे मेथड जो है इन डिटेल करेंगे। और ये जो जॉब इवेल्युएशन कौन परफॉर्म करता है, आपका एम्प्लॉय खुद परफॉर्म करता है। तो आपको ये चारों टर्म समझ में आ गई होगी। अब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, अब हमें ये पढ़ने हैं। तो देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन किसको डिस्क्राइब करती है, जॉब को। ये बात तो अब रट लो, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करती है कि एम्प्लॉयज के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। जो कंटेंट की अगर मैं बात करूं, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आती है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को देखते हैं। ओरिजिन की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस से निकला है, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से निकला है। वैसे तो दोनों ही जॉब एनालिसिस के पार्ट है, बट डिस्क्राइब करने के बाद में उसकी क्या होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट सोल्व करता है ड्यूटीज ओवरलैप करने में। इसका मतलब क्या है कि देखो कि एक ही जॉब पर कहीं 2% तो नहीं लगे, ये चीज चेक करने में आपका जो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन में ये अप्लाई होता है। मतलब कि ये वो आर्ग्यूमेंट को सोल्व कर देता है, ये पहले ही बता देता है जॉब की ये है और आपको मतलब ऐसे ऐसे इस लोकेशन पर करना है। तो एप्लीकेशन ओवरलैप नहीं होती कि मतलब जिस पर्सन को पता है कि यहाँ मेरे लिए काम ही नहीं है, मैं यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हूँ, तो वो वहाँ फिल ही नहीं करता। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो कहाँ पर, उसमें प्रमोशन, रिवॉर्डिंग एंड ट्रांसफर्स आते हैं। और जो जॉब, इसका मोटिव क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन का, ये जॉब को एक्सप्लेन करता है, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन किसको एक्सप्लेन करता है,
परफेक्ट फिट फॉर द जॉब होल्डर, ये एक्सप्लेन करता है कि जो जॉब होल्डर है वो उस जॉब के लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है, वो परफेक्टली उसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ये इसका मोटिव होता है। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट आती है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे कैसे करी जाएगी, उसकी प्रोसेस क्या है। तो ये क्या होती है, आपकी 5 स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपका रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करना, देन उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे, देन आप सर्च करोगे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को, फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और देन इवैल्यूएशन या कंट्रोल होगा। तो चलिए अब हम इनकी स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग। तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप वैकेंसीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आप चेक करोगे कि आखिर में वेकेंट पोजीशन कहाँ पर है, उसको एनालाइज करोगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में अराइज हुई है तो कैसे पर्सन लेकर आओगे आप। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे वैकेंसी कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में है। तो वो आपकी कहाँ पर होती है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग में आती है। इसके अंदर आपकी जो ये हमने अभी पढ़े ना, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, वैकेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये प्रोसेस शुरू कब होती है, जब receiving the requisition for recruitment from different department of organization to HR। जब HR के पास अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है किस चीज के लिए, कि हमारे यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और इसको फिल करना जरूरी है, तब जो है ये प्रोसेस शुरू होती है। क्योंकि फिर जो HR डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो शुरू कर देते हैं किसके लिए, अपनी उस पोजीशन को फिल करने के लिए। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी मतलब वो बताते हैं, जो लोअर लेवल से जो है टॉप के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, कि जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, कितनी पोस्ट जो है वो फिल करनी है, किस नंबर की पोजीशन पर है, क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्वालिफिकेशंस जो है रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई भी वैकेंसी आती है ना, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मैनेजर की, कि वो ये चेक करे कि जो पोजीशन है क्या वो रियल में पोजीशन जरूरत है या नहीं है, कहाँ पर वो परमानेंट जरूरी चाहिए हमें उसके लिए बंदा, या फिर टेम्परेरी काम चलेगा, फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए। तो वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग के अंदर मतलब आप वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। अब यहाँ चार्ट में देखो बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, एचआरपी। सबसे पहले हमने एचआरपी किया, ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग किया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि फोरकास्ट में कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है हम वो देखेंगे। उसके बाद में जॉब को एनालाइज करेंगे ताकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, क्वालिफिकेशन पता चले, और फिर हायरिंग की जाती है, और हायरिंग में ही आपकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया रिक्रूटमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्ट्रेटजी बनाना, रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी को डेवलप करना। तो देखो, अब आपने देख तो लिया कि वैकेंसी कहाँ पर है, अब आप उसको फिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी तो बनाओगे ना, कि कहाँ से करें, कैसे करें। तो यहाँ पर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है एक पर्सन को, रिसोर्सेज को हायर करने के लिए। तो जब भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो एचआर टीम जो है बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करती है, लाइक मेक और बाय एम्प्लॉय, कि उसे एम्प्लॉय जो है वो क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेने हैं या एक्सटर्नल लेकर आने हैं, परचेज करने हैं। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, किस तरह की रिक्रूटमेंट करनी है, जियोग्राफिकल एरिया क्या और किस एरिया से लाने हैं, और रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या रखने हैं, हमने जो पढ़े थे कौन कौन से, इंटरनल रखना है या एक्सटर्नल रखने हैं सोर्सेज। ठीक है, तो जो ये रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या है, वो भी कोई एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं होती। मतलब वन स्टेप का मतलब है कोई एक सिंगल पर्सन बैठ के स्ट्रेटजी नहीं बनाता, उसके लिए भी पूरी टीम होती है जो कि मिलकर डिसाइड करती है, डिसीजंस लेती है, एंड देन स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इसके लिए देखो क्या होती है, एक पूरी बोर्ड की टीम बिठाई जाती है, एचआर स्ट्रेटजी को एनालाइज किया जाता है, जो डेटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं उस डेटा को, और देन जाके वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बेसिकली गाइज आपकी जो ये एचआरएम है ना, आपको बता दूं मैं, मेन आपको इसमें जो ये प्रोसेस आपको बहुत सारी मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ
मेन प्रोसेस के पॉइंट्स लर्न करने हैं, उसके अंदर वाला ज्यादा कुछ आपको बस समझना है अच्छे से, ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ ली जाती है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है सिर्फ, जैसे अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट के जो स्टेप्स है आपको बस ये पता होने चाहिए और इसके अंदर का बस समझ लो, दैट वाज इनफ फॉर यू, ओके। फिर आता है सर्चिंग द राइट कैंडिडेट, कि अब आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट कैंडिडेट को सर्च करोगे। तो राइट कैंडिडेट को सर्च करने के लिए आपके पास वही सोर्सेज जो आपने इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज जो बोले, आप जो है उनसे देखोगे कि आपको जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट है क्या इंटरनली वो फिल हो रहे हैं। अगर इंटरनली नहीं हो रहे तो ऑब्वियस है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पर जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप जो है एक राइट कैंडिडेट को सर्च करने की कोशिश करते हो जो भी जॉब के लिए सही होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो इसके अंदर भी आपके क्या है, 2 स्टेप्स आ जाते हैं। कौन कौन से? सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग। सोर्स एक्टिवेशन में क्या होता है, देखो एक बार अगर मैनेजर ने वेरीफाई कर लिया और ये परमिट कर दिया कि यस वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, मतलब वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में और उसको फिल करना है, तब से जो है क्या है, कैंडिडेट के लिए सर्च करना शुरू कर दिया जाता है। और फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मीडिया का सेलेक्ट करेगा कि किस मीडिया के थ्रू कैंडिडेट तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि यस हमारे जॉब पर वैकेंसी है, आप आओ और फिल करो। अब जैसे कि हम हैं, हमें पता लगता है वैकेंसी के लिए कैसे, न्यूज़पेपर के थ्रू, और बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की जो उनकी वेबसाइट्स होती है वहां पर हमें उनकी पता चलता है वैकेंसी है या नहीं है। तो वो मीडिया सेलेक्ट करते हैं कि किस मीडिया के थ्रू वैकेंसी जो है, वैकेंसी के लिए बताया जाए कैंडिडेट्स को। तो सर्चिंग के अंदर बेसिकली क्या आता है, अट्रैक्ट करना जॉब सीकर्स को कि आप लोग आओ और वैकेंसीज के लिए फिल करो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। अब इसमें क्या है, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पर ये एक प्रोसेस होती है जहां पर एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट को फिल्टर किया जाता है फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। देखो आपको पता है अप्लाई कोई भी कर देता है, ठीक है। अब जब पता ही है कि अगर मान लो मुझे मैनेजर की जॉब के लिए पर्सन चाहिए और कोई लोअर पर्सन, लोअर लेवल वाला पर्सन जो है, अगर वो उस एप्लीकेशन को फिल करेगा तो वो क्या है, वो इररेलेवेंट होगी ना। तो उसको उसी टाइम पर निकालना, शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास यहाँ पर जॉब है, उसमें से जो जो अननेसेसरी है ना उनको डायरेक्ट बाहर निकाल देना, ताकि फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में उसको भेजा ही ना जा सके। तो ये होता है शॉर्ट लिस्ट करना। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या कर देते हो, रिमूव करते हो अनक्वालिफाइड या इररेलेवेंट कैंडिडेट को विच वर रिसीव्ड थ्रू सोर्सिंग, जो आपने सोर्सिंग के थ्रू जो जो कैंडिडेट रिसीव किए थे, जो जो अनक्वालिफाइड है उनको वहां से निकाल देना, ठीक है। तो इसके अंदर भी 3 स्टेप आते हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले उनका रिज्यूमे चेक करोगे, उनका सीवी लेटर चेक करोगे, ठीक है। सीवी लेटर चेक करके फिर आप क्या करते हो, सीवी लेटर चेक करोगे या रिज्यूमे चेक करोगे, अगर आपको पता लग गया कि इसकी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं मैच कर रही, या मतलब ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये तो स्कोप ही दूसरा है जॉब से, तो आप उसको डायरेक्ट बाहर, या आप टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू करके उसको बाहर निकाल सकते हो अगर वो आपके लिए इररेलेवेंट है, या आप टॉप कैंडिडेट से जो है वो भी जो है डिसीजन लेकर उनसे आइडेंटिफाई करके भी जो है आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, उनको स्क्रीनिंग करके उनको बाहर कर सकते हो। फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका स्टेप आता है कौन सा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो इवैल्यूएशन कंट्रोल आपका लास्ट स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या चेक किया जाता है, इफेक्टिवनेस और वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेथड्स आर असेस्ड। मतलब ये जो प्रोसेस है ये इफेक्टिव तरीके से हो भी रही है या नहीं, वैलिड जो है प्रोसेस वैलिड है या मेथड जो है वो वैलिड है या नहीं, ये सारे यहाँ पर क्या है इवेल्युएट किया जाता है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये थी हमारी क्या रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की क्या करना, प्लानिंग करना। सेकेंड वन स्टेप हमने यहाँ पर क्या किया था, स्ट्रेटेजी को डेवलप करना। फिर उसके बाद में क्या किया, सर्च करना राइट कैंडिडेट को। देन फोर्थ वन स्टेप जो है हमारा, उसमें क्या किया हमने, स्क्रीनिंग की, उनकी शॉर्टलिस्ट किया, जो जो अनक्वालिफाइड था उसको बाहर निकाला। एंड देन आता है आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करना, ओके। तो यहाँ पर हमारा रिक्रूटमेंट डन होता है और अब हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या है, आपका सिलेक्शन। तो अब हमें सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है।
तो चलिए हम इसको करते हैं। अब रिक्रूटमेंट कर दिया हमने। देखो रिक्रूटमेंट क्या थी, आपकी पॉजिटिव प्रोसेस थी, क्योंकि वहां पर क्या है, जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही थी उसको हम जो है डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला ये स्क्रीनिंग वाला, तो यहाँ पर हमने इसको रिजेक्ट क्यों किया? यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में ही आपकी जो एप्लीकेशंस जो होती है वो सिलेक्शन के लिए आगे भेजी जाती है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए एटलीस्ट वो पर्सन तो आए ना जो कि थोड़े से रेलेवेंट लगे। आप अगर आपको लग रहा है कि आप इनको पहले ही इनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो सिलेक्शन में भेजने से पहले, क्योंकि सपोज करो आपने वहां से सारी एप्लीकेशन ले ली और फिर सिलेक्शन में भेजी, फालतू में टाइम वेस्ट, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और ऊपर से ओवरबर्डन भी हो जाएगा। तो अगर आपको जो जो साफ साफ दिख ही रहा है कि अगर इन बंदों को हम निकाल सकते हैं तो उनको साथ साथ निकाल दो। तो रिक्रूटमेंट वैसे क्या होती है, आपकी पॉजिटिव प्रोसेस होती है, जिसमें क्या है जितनी एप्लीकेशंस आती है उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। बट सिलेक्शन आपकी क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि बेस्ट आपकी जॉब के साथ मैच करेगा, उसमें फिट करेगा, उसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है राइट मैन को राइट जॉब पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, ये आपकी कहलाती है सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये एक मैच करना, किसको, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जो स्किल्स है और लोगों की जो क्वालिफिकेशंस है उसको मैच करने की कोशिश करते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है वही अगर जो लोगों के पास रिक्वायरमेंट है तो उनको मैच करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको सीए, अगर किसी कंपनी में सीए की रिक्वायरमेंट है तो अब कंपनी में जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है कि सीए क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। वही जो पर्सन है उसके पास सीए की डिग्री भी है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या हुए, मैच कर रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो भी अनसुटेबल कैंडिडेट होते हैं या जो भी अनक्वालिफाइड होते हैं, जो इररेलेवेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, वो आपकी कहलाती है सिलेक्शन। और ये प्रोसेस होती है सिलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ राइट कैंडिडेट। यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि राइट होता है, जॉब के लिए फिट होता है, बाकी सबको जो है निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन का मेन आपको लर्न करना है वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, और इसके जो स्टेप्स है ना गाइस, प्लीज इनको सीक्वेंस में लर्न कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है, आपसे पूरा स्टेप ही पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इनके स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज आपको लर्न करना है। सबसे पहले क्या आता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, देन आती है आपकी एप्लीकेशंस को रिसीव करोगे आप, फिर आता है आपका स्क्रीनिंग करना एप्लीकेशंस को, देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। तो चलिए अब हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो है हम पढ़ेंगे। ओके ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेप आता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये क्या होता है गाइज, ये होता है आपका बेसिक इंटरव्यू। बेसिक इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे हमने रिक्रूटमेंट में अभी पढ़ा था स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, तो इसको भी स्क्रीनिंग इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक इंटरव्यू होता है ताकि एलिमिनेट किए जा सके उन कैंडिडेट को जो कि पूरी के पूरी तरह क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफिट है, ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं बैठ रहे, उनको जो है क्या है, उनको एलिमिनेट करना आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहलाता है। अब जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी अगर कोई पर्सन पूरी नहीं कर पा रहा ना, तो क्या है फायदा उसको आगे भेजने का, उसको वहीं से क्या करो, रिजेक्ट। तो वो ये इस इंटरव्यू में किया जाता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाता है, किनको, जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं होता, जो कि रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, वो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहता है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट को किस बेस पर चेक करते हैं, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बेस पर, उनकी स्किल्स के बेस पर, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनका इंटरेस्ट जो है फर्म के साथ काम करने के, उसके बेस पर जो है इसको चेक किया जाता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्या, रिसीविंग एप्लीकेशंस। आपने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर दिया, उसके बाद में क्या करोगे, एप्लीकेशन रिसीव करोगे। मतलब जो कैंडिडेट बच गए उनसे क्या है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है ताकि एक कैंडिडेट के बारे में सारा उसका डेटा कलेक्ट किया जा सके। मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा चाहती है तो वो क्या करवाती है, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाती है। और इवन ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होती है ना, ये इन फ्यूचर तक रखा जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई वैकेंसी आए ना, तो इनसे इसी डेटा के बेस पर जो है इनसे कांटेक्ट कर लिया जाए और फिर उनको अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीविंग एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पर फिल करवाया जाता है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म्स एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर। इस एप्लीकेशन के अंदर कैंडिडेट का डेटा होता है, लाइक उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब उसकी पूरी डिटेल जो है वो इसके अंदर भरवा दी जाती है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और ये एप्लीकेशन जो होती है, ये जो इंफॉर्मेशन जो होती है, ये इंटरव्यूअर की हेल्प करता है, क्योंकि इसी के बेस पर वो क्या करता है, फिर उससे इंटरव्यू के अंदर उससे क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो इसलिए ये जो है ये उसकी हेल्प भी करता है, उसके बारे में जानने के लिए, कैंडिडेट के बारे में जानने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जिसमें क्या है अनक्वालिफाइड को निकाल दिया, और रिसीविंग एप्लीकेशन में क्या है, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना। फिर आता है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। अब देखो, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा दी, ठीक है, तो उसके बाद में उनको स्क्रीन्ड किया जाता है। उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी स्क्रीनिंग की जाती है एक स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, जो कि उन कैंडिडेट को चूज करेगी जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में हर एक एम्प्लॉय ने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ मेंशन कर दिया। अब उन सभी एप्लीकेशन फॉर्म को ही रिव्यू करेगी कौन, वो कमेटी रिव्यू करेगी, आपकी स्क्रीनिंग कमेटी रिव्यू करेगी। और फिर उसके अंदर से जो बेस्ट वन उसे लगेगा ना कि यस ये पर्सन जो है ये क्या है, बेस्ट है, उसी को ही इंटरव्यू के लिए आगे बुलाया जाएगा और बाकियों को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस जो होती है, एप्लीकेंट्स जो होती है, उनको सेलेक्ट किया जाता है एक स्पेशल क्राइटेरिया के बेस पर। किस चीज पर फोकस रखा जाता है, उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी वर्क एक्सपीरियंस और इन चीजों पर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर आप डीयू वगैरह में या किसी भी अदर अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, नेट क्वालिफाइड होने के बाद भी, तो क्या होता है, देखो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो क्या होती है कि आपके पास नेट होना चाहिए, ये तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो गई। ठीक है, सेकंड, वो क्या कहते हैं कि प्रेफरेंस, नीचे एक लाइन में लिखा होता है प्रेफरेंस मिलेगी उनको जो कि क्या है, जिनकी पीएचडी कंप्लीट है या जो पीएचडी में एनरोल्ड है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब एप्लीकेशंस जब उन्होंने भरी एम्प्लॉइज ने, तो उन्होंने लिखा होगा कि यस मेरा नेट क्वालिफाइड है या मेरे पास जो है मैंने पीएचडी कर रखी है। तो उसके अंदर से अब सपोज जिसने पीएचडी किया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वो किसको प्रेफर देंगे, वो पीएचडी वालों को प्रेफरेंस देंगे। तो इसी के बेस पर फिर इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। देखो इंटरव्यू से पहले जो है बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं जो कि एक कैंडिडेट के कंडक्ट किए जा सकते हैं, उसकी अलग अलग एबिलिटीज को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं। लाइक उसकी हैंडराइटिंग चेक करनी है, उसकी मेंटल एबिलिटी चेक करनी है, उसका इंटरेस्ट चेक करना है, उसकी वो किसी सिचुएशन में कैसे डील करता है, उसकी ये चीज चेक करनी है। तो उन सब के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि उसकी मेंटल एबिलिटी और उसकी स्किल्स को चेक किया जा सके। तो उस टेस्ट में बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये टेस्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये चेक करने में हेल्प करते हैं कि जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, वो क्या सुटेबल है या नहीं है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट होने के बाद में फिर जो है एप्लीकेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू फाइनली उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और इंटरव्यू के अंदर बेसिकली क्या चीज चेक करता है आपका इंटरव्यूअर, वो चेक करता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है,
कि वो किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो एक इंटरव्यू चेक करता है, इंटरव्यूअर इंटरव्यू के अंदर। और इवन वो ये भी देखता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो कैसे ट्रीट करता है, कैसे उसका बिहेवियर है, वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। तो इंटरव्यूअर जो है वो क्या है, क्वेश्चंस पूछता है एप्लीकेंट से, ताकि वो उसके बारे में और जाने, उसको एक्यूरेट पिक्चर मिले कि जो वो जॉब है ना, वो जो पर्सन है वो उस जॉब को अच्छे से जो है हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एक इंटरव्यू के द्वारा जो है ये एम्प्लॉयर के लिए इजी हो जाता है ये चेक करना, ये समझना कि जो एक कैंडिडेट की क्या एक्सपेक्टेशन है जॉब से। क्योंकि जब इंटरव्यू लिया जाता है ना, तब इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर जो है ना वो कैंडिडेट से ये भी पूछता है कि आप जो है ये जॉब क्यों कर रहे हो, आप क्यों करना चाहते हो, और आप अगर कर रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, और आप क्या क्या इससे एक्सपेक्ट करते हो, आप 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो जिससे क्या होता है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में जो ये एम्प्लॉई है, जो ये कैंडिडेट है ना, जो हमारा एम्प्लॉई बनने वाला है, वो क्या चाहता है हमारी इस जॉब से, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो ये सारी चीजें उसको इंटरव्यू से पता चलती है। फिर उसके बाद में 6 स्टेप आता है चेकिंग रेफरेंस। ये क्या होता है, देखो, रेफरेंस होता है कि जो कैंडिडेट होता है ना, उससे कुछ एक रेफरेंस लिए जाते हैं। रेफरेंस मतलब जिन्हें वो पहले जानता है, या वो जहाँ पहले काम करके आ चुका है, उनके ऑफिस का नाम, उसके जो भी जानता है, कोई पड़ोसी है, उन सबका नाम वगैरह पूछा जाता है। तो उससे क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो इंटरव्यू जो होने के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं, वो ये भी चेक करते हैं कि जहां पर ये पहले पर्सन वर्क करता था तो इसका बिहेवियर कैसा था, वो अपने कोवर्कर्स के साथ कैसे ट्रीट करता था, उसका जो है काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये चीजें जानने के लिए भी जो है रेफरेंस चेक किया जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप सपोज करो, इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरा एक कॉलेज है और मैंने अपने कॉलेज में एक पर्सन मतलब एज अ लेक्चरर रखना है। ठीक है, तो लेक्चरर रखने के लिए जो है, अब मुझे सबसे पहले उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। तो अब मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बोला कि यस, मैं जो हूँ XYZ कॉलेज के अंदर पहले वर्क करके आ चुका हूँ। तो मैं उस कॉलेज से कांटेक्ट करूंगी, मैं पूछूंगी कि ये पर्सन जो आपके यहाँ पहले वर्क करता था, इसका कैसा बिहेवियर है, इसमें स्किल्स है या नहीं है, किस तरह से ये टीच करते हैं। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस चेक। ओके, तो एक बार जब इंटरव्यू ओवर हो जाता है तो रेफरेंस जो कि मेंशन किया गया है ना, वो चेक करता है। कौन चेक करता है? आपका पर्सनल डिपार्टमेंट चेक करता है। यहाँ पर जो पुराने एम्प्लॉयर जो थे ना, उनसे पूछा जाता है कि फोन पर या कैसे उनसे मिलकर कि इसका कोवर्कर्स के साथ कैसा इनका बिहेवियर रहा है, मैनेजमेंट के साथ कैसा भी बिहेवियर रहा है। तो इन सब चीजों को चेक किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर की जाती है मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो उस कैंडिडेट की हेल्थ को चेक किया जाता है कि कहीं वो जो कैंडिडेट है उसको कोई वायरल तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बाकियों को इफेक्ट हो उसके, या फिर जिस जॉब के लिए ये काम कर रहा है तो ये सुटेबल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो ये वाली जॉब करने के लिए सुटेबल ही ना हो, वो ये जॉब कर ही ना पाए फिर भी ये कर रहा हो। तो इसमें क्या है, फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है मेडिकल स्पेशलिस्ट के द्वारा। और जो रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट क्या कहती है ना कि यस ये बंदा फिजिकली फिट है इस जॉब को करने के लिए, तो ही उसको रखा जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आता है फाइनल सिलेक्शन करना। तो जब ये लगता है कि यस ये कैंडिडेट पूरी तरह से सुटेबल है हमारी जॉब के लिए, तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है उसके ईमेल पर, या जो भी उसका कांटेक्ट है उसको फोन करके उसको बता दिया जाता है कि यस आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हो और आपको जो है अब प्लेसमेंट मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन। तो ये क्या थी, आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस थी। और यस जो ये अपॉइंटमेंट लेटर होता है इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है जॉब के रिगार्डिंग, जैसे कि उसने कितने घंटे काम करना है, उसकी सैलरी, उसको लीव अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है कंडीशनल बेसिस पर, तो वो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ही मेंशन्ड होता है। ठीक है,
तो अब ये जो प्रोसेस है इसके आपको स्टेप्स लर्न करने हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जिसमें क्या होता है जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस होती है उनको पहले ही क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी पूरी नहीं करते उनको बाहर निकालना। फिर क्या होता है एप्लीकेशन रिसीव करना, यहाँ पर क्या होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फिर होती है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इनके अंदर से जो बेस्ट वन होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जहां पर बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उनकी अलग अलग स्किल्स को चेक करने के लिए। फिर होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यूअर जो है बहुत सारी चीजें उसको अच्छे से जानने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए क्या करता है, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद में क्या की जाती है, रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में उसकी जो पुराने वाले एम्प्लॉयर है, कोई भी उसका जान पहचान वाला है, उनसे जो है उसके बारे में जाना जाता है। फिर क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है एंड आफ्टर दैट उसकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है उस जॉब के लिए। तो ये थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने कर ली। अब इसके अंदर हमारा एक टॉपिक रहता है जो कि क्या है, मैंने बोला आपको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अब हमारा बस ये टॉपिक इसमें रहता है कि ये टेस्ट हमें करने हैं, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक जो है आप चैनल पर बने रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी करिए। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर दोबारा से अगर आपको कोई स्पीड ज्यादा लगे तो देखो गाइस, सिलेबस बहुत ज्यादा है, राइट? तो थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे स्पीड ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी स्पीड कम करके भी सुन सकते हो। आपको पता है यूट्यूब में ये फीचर्स है अवेलेबल। तो और अगर फिर भी अगर आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।